Okay, today in this lesson, I will explain the solution of model examination paper 2023 and onward of second year chemistry, जो कि आसान एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 मार्क्स का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड नेम एनी टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस वेयर कोल इज हीटेड इन एन ऑक्सीजन लिमिटेड इन्वायरमेंट टू वेरी हाई टेम्परेचर। ये हमारी कंडीशंस होती हैं। उससे होता क्या है, दिस एसेंशियली ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन कोल इनटू सिंपलर वंस विद वोलेटाइल कंपोनेंट कंडेंसिंग इनटू लिक्विड। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं और कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड्स में, पर्टिकुलर लिक्विड में कंडेंस होकर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ बताना है इसी प्रोडक्ट्स का। तो पहली प्रोडक्ट हमारी होगी कोक। दिस इज द हार्ड पोरस सब्सटेंस विद अ हाई कार्बन कंटेंट, अराउंड 98% प्योर कार्बन होती है ये। और सेकंड हमारा होता है कोल तार। दिस इज द थिक ब्लैक लिक्विड विद कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, कोल तार सर्व एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक बेंजीन, टोलिन एंड वेरियस डाइस। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमारा ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन इनफ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी टू कंप्लीट द गिवन रिएक्शन ऑफ फिनोल। अच्छा, ये हमारा फिनोल है। अगर आपको याद हो, फिनोल हमारा एसिड होता है। इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से हम कर रहे हैं। तो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, मतलब बेस से हम OH रिमूव करते हैं और एसिड से H। तो जो बनने वाला ए प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से आएगा, ONA, मतलब एक सॉल्ट है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो ये होगा। अब इस ए का हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COCl। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है इसका। ये क्लोरीन वाला पार्ट इस सोडियम से अटैच होगा क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिवली अपने अंदर से ये क्लोरीन को रिमूव करता है। तो जो हमारा मेन बाय प्रोडक्ट मतलब इसमें से रिमूव होगा NaCl। अब बाकी का जो हमारा ये फिनोल है, इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है। अब ये क्या लगेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट लगेगा। तो पहले आएगा हमारा C, ठीक है। उसके ऊपर आएगा डबल बॉन्ड O, और फिर आएगा हमारा CH3। तो एक टाइप का ईस्टर बन जाएगा, बल्कि ये है ही ईस्टर, बस एरोमेटिक ईस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाई इज आइडोफॉर्म टेस्ट यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। गिव द रीजन विद द रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हमारे पास है कि जब हम मिथेनॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, मिथेनॉल CH3OH, ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है, ओनली हैज वन कार्बन एटम। इट लैक द रिक्वायर्ड टू कार्बन चेन with the methyl group attached to the second carbon। मतलब हमें कुछ इस तरह से, जो कि अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखें CH3CH2OH, हमें हमें जो है सेकंड नंबर पे CH3 चाहिए। मतलब ऐसी कार्बन जो मेन अल्कोहल वाली कार्बन, ये वाली कार्बन तो अल्कोहल वाली अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ हमें एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर हम अपने यानी कि मिथानॉल में देखें, इसमें अल्कोहल के साथ अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास दूसरी कार्बन मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट contrast, sorry, compound that give positive iodoform test like ethanol have two carbon chain and methyl group to the second carbon, मतलब methyl group second carbon पे लाजमी होना चाहिए। During the iodoform test, these compounds are oxidized to methyl ketones। हाँ, ये जो हमारा CH3 CH2OH, ये जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं I2 प्लस NaOH से, तो इनिशियली ये पहले ऑक्सीडाइज होके CH3C डबल बॉन्ड O इस ग्रुप में चेंज होता है। ये मेन ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल आयोडोफॉर्म टेस्ट में, क्योंकि इसमें से ये CH3 ब्रेक डाउन होता है जो कि आयोडोफॉर्म बनाता है। तो हम अगर इसके साथ आगे देखें, उसने लिखा हुआ है विच देन रिएक्ट विद आयोडीन एंड द हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। तो ये CH3 मतलब सेकंड नंबर पे CH3 होना जरूरी है आयोडोफॉर्म के, जो कि मिथेनॉल में नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। पहला है प्रोपानॉन फिनाइल हाइड्रोजोन।
अगर आपको याद हो, मैं पहले प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस तरह से प्रोपानॉन होता है, और फिनाइल, इसको मैं अलग अलग ड्रॉ कर दूँ। ये हमारा सॉरी, ये हमारा बेंजीन रिंग टाइप की चीज बननी चाहिए। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर करके बनाता हूँ। मतलब ये कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो ये चीज जाके यहाँ लगती है। तो बेसिकली यहाँ से ये ओ हटा देते हैं, और ये यहाँ से हमारा एन लगेगा। फिर इस एन के साथ एक और एन आएगा, वो एच आएगा, और बाकी का हमारा बेंजीन रिंग आएगी। तो ये हमारा हो गया प्रोपोनॉन फिनाइल हाइड्रोजोन का प्रॉपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा है 4 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। तो पहले हम बेंज एल्डिहाइड ड्रॉ करते हैं। ये हमारा बेंजीन हो गया, और ये इस पे एल्डिहाइड लग गया। ठीक है। अब हमारा 4 नंबर कार्बन, मतलब ये 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे हमें क्या लगाना है, ओ एच। तो यहाँ ओ एच लगा दिया, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा है इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्साइड। तो अगर आपको याद हो, इथेनॉल में हमारा होता है CH3, फिर सी ओ आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आएगा। लेकिन इसको मैं यहाँ प्रॉपर करके ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरह से होगा, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ। बल्कि यहाँ ओ नहीं होना चाहिए, यहाँ एन होना चाहिए। फिर एन के साथ आएगा हमारा ओ एच, क्योंकि ये कुछ इस तरह से हमारा हाइड्रोक्सिल मतलब NOH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इसका रिएक्शन होता है, किसका, इथेनॉल का। तो ये प्रोडक्ट बनती है। नेक्स्ट हमारा है 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन। तो पहले मैं ब्यूटानॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। ब्यूटानॉन में हमारा CH3 है, सेकंड नंबर पे कीटोन वाली कार्बन है, फिर हमारा C आएगा, फिर C आएगा। थर्ड नंबर पे मैंने मिथाइल लगाना है, तो यहाँ एक मिथाइल लगा देता हूँ। ये भी ऑब्वियसली CH3 होगा, और ये हमारा H हो जाएगा। तो ये हमारा 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर भी हो गया। नेक्स्ट है स्टेट 3 फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला हमारा इफेक्ट होगा एंजाइम एक्टिविटी स्पीड अप विद द हायर टेम्परेचर। हाँ, अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, अनटिल ये डीनेचर ना हो। सेकंड हमारा है ऑप्टिमम पीएच, मतलब पीएच चेंज करना बहुत क्रूशल है। एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। थर्ड हमारा है मोर सबस्ट्रेट कोलिजन लीड टू फर्दर रिएक्शन, मतलब अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो भी हमारा रिएक्शन तेज हो सकता है। तो ये 3 है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमें 3 पूछे गए तो हम 3 इस तरह से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एनी 3 यूज ऑफ डाइस इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। डाइस बेसिकली कलर्स होते हैं। तो डाइस एड vibrant color to makeup, like लिपस्टिक कलर्ड होती है, आई शेडोज, हेयर कलर प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें हमें डाइस की जरूरत पड़ती है। दीज इनहांस द विजुअल अपील ऑफ पर्सनल केयर आइटम लाइक शैम्पू एंड सोप। एक जो एक अपीयरेंस है वो अच्छी नजर आती है। सर्टेन डाइस कैन इवन प्रोवाइड subtle कलर करेक्शन इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो कुछ कलर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी जहाँ हमें एक पर्टिकुलर स्किन का कलर चाहिए होता है, मतलब वो भी इसके काम आते हैं। मतलब ये भी डाइस के ही कलर हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मेंशन एनी टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट प्रोवाइड। अच्छा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें फौरन याद आना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप हमें बताती है। स्पेसिफिक पीक रिवील द प्रेजेंस ऑफ की ग्रुप, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप्स है, अल्कोहल वगैरह। और इसके अलावा एक और इसके अंदर फिंगरप्रिंट रीजन होता है, जो कि एक स्पेसिफिकली हमें केमिकल सिग्नेचर है, मतलब एक हर कंपाउंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सारे अल्कोहल ही क्यों ना हो। तो फिंगरप्रिंट रीजन भी हमें डिफरेंट कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने का काम आता है। नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट, स्टेट 1 यूज ऑफ एनी, यूज बताना है, एंड वन वन ड्रॉबैक ऑफ कंबशन एनालिसिस। अच्छा, देखें, यूज हमारे ये कंबशन एनालिसिस हेल्प टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्योंकि जो हम एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कंबशन एनालिसिस से मोस्टली मालूम करते हैं, दिस इज क्रूशल इन द वेरियस फील्ड लाइक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्यूल। हाँ, इवन अगर हमें फ्यूल की क्वालिटी भी मालूम करनी हो तो हम कंबशन एनालिसिस यूज करते हैं। रिसर्च ऑन न्यू मटेरियल्स एंड अंडरस्टैंडिंग कंबशन एफिशिएंसी, मतलब वो कितना एफिशिएंट है कंबशन के वाइज। तो ये तो बहुत अच्छा यूज, बल्कि इसमें दो तीन यूज आ गए, एक मांगा था। इसका ड्रॉबैक क्या है? कंबशन एनालिसिस इज डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। द सैंपल बीइंग एनालाइज्ड इज बर्न सो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फॉर फर्दर स्टडीज। हाँ, ये है कि हम इस टेक्निक के जरिए से जो भी सैंपल यूज करते हैं वो हमारा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ERQ, एक्सप्लेन द रेजोनेंस बेसिन विद द हेल्प ऑफ कैक्लू एंड दीवार स्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हमें कुछ 7 मेन प्रैक्टिसेस के जरिए से इसको क्वेश्चन को एटलीस्ट आंसर देना होता है। सबसे पहले तो हम रेजोनेंस की बात करते हैं। क्या है रेजोनेंस? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन of atom is called resonance, and the different structure thus arranged are called resonance structure। ठीक है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड के अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो उससे हमारा रेजोनेंस का प्रोसेस होता है और उससे नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फिर पढ़ते हैं हमारा कि कैटलू का और दीवार का क्या स्ट्रक्चर है। ये हमारा A एंड B जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा कैटलू का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें आपने एक 6 मेंबर रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर कैटलू के प्रपोज हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग, ये दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं, CDE। अच्छा, रेजोनेंस क्या करता है? जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना वो स्टेबल कंपाउंड होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि A और B जो है वो प्रपोज किए हैं कैटलू ने, CDE जो है वो दीवार ने। द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दस मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज केमिकली क्वाइट स्टेबल। हाँ, तो क्योंकि इसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। अगर हम इस सेंस में देखें कि कैकलू ने 2 प्रपोज किए हैं, दीवार ने 3, तो दीवार के हिसाब से बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि जो दीवार का स्ट्रक्चर है वो हमारा, उसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि उसमें बॉन्ड लेंथ जो आपको नजर आ रही है, द कार्बन एटम अपोजिट पोजीशन जो 1,4 की पोजीशन का है, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। जो हमें ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला 5,2 वाला, और 6,3 वाला। ठीक है, ये लार्जर डिस्टेंस पर हैं, जो कि एडजेसेंट 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड 6, 1 के जो जिस तरह से नजर नजर आ रहे हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ दूसरे बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट है। तो इसकी वजह से जो बॉन्डिंग C1 और C4 के दरमियान है, मतलब ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, वो फेवरेबल नहीं है एनर्जेटिकली। तो मतलब इस वजह से जो दीवार का जो स्ट्रक्चर है, जो उसने प्रपोज किया था, वो एनर्जेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो hence the दीवार स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द बेंजीन हैव माइनर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल ऑफ 5 स्ट्रक्चर। बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन पांचों स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें इन विच द कैक्लू स्ट्रक्चर AB हैव अ लार्जर कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो दो स्ट्रक्चर हमारे कैक्लू ने प्रपोज किए, इसका जो हाइब्रिड मॉडल बनता है बेंजीन का रेजोनेंस के हिसाब से, वो ये है। तो ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब हम बात करेंगे कि कैसे रेजोनेंस बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इट वुड predict that benzene would liberate approximately 358.5 किलोजूल पर मोल व्हेन इट इज हाइड्रोजनेट। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप देखें, ये हमारा जो प्रैक्टिकली एविडेंट है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऐसा साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सीन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -1195.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरीके से जब
डबल बॉन्ड एक और बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट अगर आप 119 का डबल करें तो वो वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड जो कि बेंजीन से ही मैच करता हो उसकी एनर्जी एस्टिमेट करें, तो उसकी एस्टिमेट एनर्जी आनी चाहिए 3 - 385। लेकिन एक्चुअल में बेंजीन की जो एनर्जी है हाइड्रोजनेशन की, वो -208 रिलीज करता है। तो ये जो 150.5 की किलो जूल की एनर्जी का डिफरेंस है, ये कम क्यों है? ये क्योंकि जो रेजोनेंस का प्रोसेस है वो, या रेजोनेंस एनर्जी का प्रोसेस है वो इसकी एनर्जी को कम कर देता है। इस वजह से हमारा जो बेंजीन है वो स्टेबल कंपाउंड है। तो ये हम कह सकते हैं व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली डन बाय द रिजल्ट is surprisingly different. The resonance is exothermic but only by -208 mole. When the results are represented by the following figure, it becomes clear that benzene is much more stable than weak appear. तो ये हमें सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो हमारा ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा कुछ ERQ नंबर 7 का पार्ट बी है वो कुछ इस तरीके से है। मतलब ये हमारा चॉइस में होता है लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। Explain any one environmental problem caused by the emission of each of the following oxides. Oxide of sulfur, oxide of carbon. Note, write chemical equation where necessary to support the answer. ये पार्ट हमारा 5 मार्क्स का है। एंड दो इसका सेकंड पार्ट है, राइट एनी टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन पार्ट ए। मतलब जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ कार्बन से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पड़ता है वो भी हमें एटलीस्ट किसी एक का हमने दो नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 के, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर की तरफ। की ऑक्साइड ऑफ सल्फर कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ सल्फर है क्या? द मेन कल्प्रिट हेयर इज सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जो इसका मेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर है वो SO2 है। कैसे बनता है? रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब जो फॉसिल फ्यूल है जिसमें हमारे पास कोल मोस्टली कॉमन है, और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी सल्फर कंटेंट होता है। तो वो जब सल्फर कंटेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास SO2 गैस बनती है। तो हमें ये इक्वेशन तो लाजमी शो करनी है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय SO2 इमिशन इज एसिड रेन। बेसिकली होता क्या है कि यही SO2 एसिड रेन बनाने के में कन्वर्ट होती है, या एसिड रेन रेनी यानी कि जो हमारा क्लाउड का वाटर होता है उसको एसिडिक कर देती है। वो कैसे? कि SO2 रिएक्ट विद वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच लोअर द pH ऑफ रेन स्नो एंड फॉग। अब इसके कुछ रिएक्शन भी हम शो करेंगे। जैसे पहला हमारा रिएक्शन क्या है, SO2 डिजोल्व इन रेन वाटर टू गिव सल्फ्यूरस एसिड। जो पहले स्टेप में है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो कैसे? उसका इक्वेशन सिंपल सी है कि SO2 को डायरेक्टली अगर हम H2O में ऐड करें तो हमारा जो पहले स्टेप में एसिड बनेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2SO3। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एक कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। वो ऑक्सीजन इसी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड उस रेन वाटर में ज़्यादा होने की वजह से, या उसके अंदर मिक्स होने की वजह से इसको एसिड रेन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है हमारे एसिडिक रेन का? मैं इसका साथ ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इन्होंने दो मांगे तो मैं दो से ज्यादा ही बताऊंगा। द एसिडिक प्रेसिपिटेशन डैमेज फॉरेस्ट, डिस्टर्ब डिस्टर्ब द एक्वाटिक इकोसिस्टम। मतलब एक तो ये फॉरेस्ट भी, जहाँ पर भी एसिड रेन होगी फॉरेस्ट डैमेज हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जो इक्वेटिक ये जो इकोसिस्टम है, मतलब जब बारिश होती है लेक्स पर, रिवर्स पर, या ओशंस पे, तो वहां पर भी एसिड पानी की जो एसिडिटी वो बढ़ जाती है, वो इकोसिस्टम खराब होता है बाय हार्मिंग फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। मतलब ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं इसके ऊपर भी एसिड रेन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये बहुत तेजी से इरोड होना शुरू हो जाती है। इवन माउंटेन्स भी बहुत तेजी से इरोड है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे हमारे यानी कि SO2 गैस के। नेक्स्ट हम ऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्साइड ऑफ
कार्बन। अच्छा, अब ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास? देर आर टू मेन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना? अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कलरलेस ऑडरलेस गैस है, मेजर एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो गाड़ी के इंजन के अंदर जहाँ इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसकी बहुत सिंपल सी इक्वेशन है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाएगा और वाटर वेपर्स बनाएगा। तो बेसिकली इसका रीजन ये भी होता है कि ये जो वाटर है, ये वाटर के साथ जो ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, ये ऑक्सीजन अगर लिमिटेड हो, ठीक है, और बहुत हाई प्रेशर के अंदर कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड करती क्या है? रेडली बाइंड्स टू होमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, यानी कि जब हम इसको सांस के जरिए से, क्योंकि जब वो एयर में आएगी तो वो सांस के जरिए से हमारे लंग्स में जाएगी, जहाँ लंग्स में ये होमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ बाइंड करेगी, रिड्यूसिंग द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। मतलब क्या होगा कि जो होमोग्लोबिन का काम ही यही है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, उसकी एबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी। दिस कैन कॉज हेडेक, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, नोजिया एंड इवन डेथ एट हायर कंसंट्रेशन। और अगर कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। इवन बताया जाता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर एयर के अंदर 0.05% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो वहां पर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहते। तो ये बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा, अब मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की से पहले मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि दूसरा जो हमारा ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? वो बेसिकली इसी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं, लेट सपोज हमारा मीथेन गैस है CH4 है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंप्लीट कंबशन से CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर रहा, मेरा पर्पस यही है। लेकिन हमें चूंकि एग्जाम में अगर एक रियल एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें इसको बैलेंस करना चाहिए। तो अगर यहाँ मैं कार्बन को देखता हूँ, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 2 प्लेस करूंगा। हाइड्रोजन मेरी बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब ये जो मैंने इक्वेशन सिंपल हाइड्रोकार्बन CH4 को कंबस्ट किया है, और ये जो इससे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? अच्छा, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका कोई डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो लिखा हुआ है, वाइल नॉट डायरेक्टली हार्मफुल लाइक CO, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन CO emissions आर सफिशिएंट कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज। वो किस टाइप का क्लाइमेट चेंज? बेसिकली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the atmosphere trap heat leading to the global warming rising sea levels। मतलब होता क्या है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे जिसका काम है ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली है क्या, उस ये है प्रोसेस है हीट वेव्स को ट्रैप करने का। तो जब हीट वेव्स ट्रैप होती हैं तो उसका हमारा एनवायरनमेंट का जो एक टेम्परेचर है वो राइज करता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो जो सी के, यानी कि नॉर्दर्न पोल और आपका नॉर्थ पोल कह लें आप उसको, और वहाँ की जो मेल्टिंग ऑफ आइस है उसका प्रोसेस तेज हो जाता है, रेट उसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होता है। और सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी हमारी बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे स्टॉर्म्स वगैरह, रैपिड स्टॉर्मिंग जो स्टार्ट हो जाती है, ये सारा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये तो हमारा था 7 का पार्ट बी, जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से था। तो ये सारी चीजें अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हमारे फुल मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। अब हम, अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा ERQ है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा 7 मार्क्स का है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि
इसका बेसिकली जो इसका ERQ बनता है वो या तो अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से क्वेश्चंस बनाया जाता है, या फिर और करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। जो पहला क्वेश्चन इसका बना है पार्ट ए, वो आपका अल्काइल हैलाइड से है। तो पार्ट ए का पार्ट 1 क्या है? Why are Grignard reagent more reactive as compared to most of the other organic compound? तो पहला पार्ट हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो है एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है मैग्नीशियम, और उसके साथ होता है हमारा कोई भी हैलोजन। मतलब अगर आप एक रियल एग्जांपल देखें तो वो इस तरह से हो सकती है, C2H5 अटैच होगा मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम किसी भी हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अटैच होगा। अच्छा, अब आ, यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम एटम है ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ग्रुप 2 से इसका ताल्लुक होता है, तो और ये बहुत रिएक्टिव मेटल भी है, तो इस वजह से ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसके साथ जो भी चीज़ होगी, चाहे वो अगर आप देखें क्लोरीन और ये कार्बन जो इससे अटैच हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो कंपेरेटिवली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होगी? हाई होगी। तो इन पे आ जाएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूं कि जो मैग्नीशियम के साथ कार्बन अटैच है उस पे हाईली पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाईली क्यों आएगा? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड ये है, ये हमारा हाईली पोलर हो जाएगा। ठीक है? जहाँ बॉन्ड हाईली पोलर हो जाएगा वहां पर जो रिएक्टिवनेस है या रिएक्टिविटी वो है, वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो रीजन हमारा यही है, ड्यू टू हाईली पोलर बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है? तो ये आप स्टेटमेंट में सिंपल आंसर इसका लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है शो द प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने एक मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। योर आंसर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, नेसेसरी कंडीशन एंड द रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। ठीक है? हमने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, तो सबसे पहले जो मुझे अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा वो मुझे चाहिए होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होगा? उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। CH3, CH3 सेकंड नंबर पर लगा हुआ होगा ब्रोमीन। तो बेसिकली ये हमारा ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका अगर मैं मैग्नीशियम जो कि पीसीस की फॉर्म में होता है, सॉलिड मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूँ। और जो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा ड्राई ईथर। अच्छा, अब ये ड्राई ईथर क्या चीज़ है? ड्राई ईथर बेसिकली एक ऐसा ईथर है जो कि 100% प्योर कह लें उसको आप। ठीक है? या फिर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसको ड्राई ईथर मतलब एक ऐसा ईथर जिसके अंदर वाटर कंटेंट या इवन अल्कोहल भी ऐड ना हो। ठीक है? ये पहली कंडीशन है इसकी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हम इसको हीट करेंगे वाटर बाथ पर। वाटर बाथ का काम क्या होता है? ये अराउंड जब हम इसको हीट करते हैं तो ये अराउंड 90, बल्कि कहना चाहिए 80 डिग्री से 100 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो ये सूटेबल कंडीशन है कि जब कोई भी अल्काइल हैलाइड, मतलब ये दो कंडीशन है जब कोई भी अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है पीसेस ऑफ मैग्नीशियम से, और हमारे पास क्या बनता है? करिग्नाट रिएजेंट। ये बनेगा CH3CH। अब यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम और यहाँ आ जाएगा Br,
और ये हमारा रिएजेंट रेडी हो गया। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन अलग से सेपरेटली लिख लें या रिएक्शन के साथ लिख लें तो ये हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। जो अभी हमने आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया है उनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रोपानॉन से और इथेनॉल से रिएक्ट करवाना है, उसकी इक्वेशन दिखानी है। ठीक है, तो हम इसी जो हमने ग्रेगनार्ड रीजन बनाया है इसकी इक्वेशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CH3CH इसके साथ ये CH आ गया। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है। अच्छा, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव है, इसके साथ जो कार्बन है वो नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, ये नेगेटिव कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बॉन्ड है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन का, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, Mg, और Mg के साथ था क्या, Br। अच्छा, अब नीचे से हमारे पास क्या लगा है, CH। ठीक है, और इसके साथ हमारा एक CH3 लगा हुआ है और दूसरा CH3 भी लगा। और बाकी राइट हैंड साइड पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ वैसे ही। क्लियर हो गया ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में हम इसकी क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में, मतलब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब है, मैं मतलब ये वाटर को इस तरह से H और OH की फॉर्म में लिखूंगा। OH पे हमारा पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये जो ऑक्सीजन है ये अब इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगी और ये OH मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, Br, Mg और OH। ठीक है, ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको मैं यहाँ पर ऐसे, ये देखें C डबल बॉन्ड O वैसे ही रहने दें। यहाँ हमारा क्या हो गया, ये OH हो गया। नीचे क्या लगा हुआ है, CH, इसके साथ ये दो CH3 मैं ऐसे करके रखता। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था। ठीक है, अच्छा अब दूसरा रिएक्शन इन्होंने कहा है कि सेम, अच्छा इसको मैं शॉर्ट में CH3 ट्वाइस CH, Mg, Br भी कह सकता हूँ। इसका रिएक्शन होगा अब प्रोपानॉन से। प्रोपानॉन बेसिकली कीटोन को कहते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अच्छा अब सेम वही, पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। ये हमारा पॉजिटिव एंड है कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है। ये कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहले मैं इसी चीज को ड्रॉ करता हूँ। देखें, ये CH3 अपनी जगह पर, ये C अपनी जगह पर है और ये CH3 अपनी जगह पर वैसे ही है। अच्छा, अब हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो सिंगल हो गया है और इसके साथ क्या लग जाए, MgOH, नहीं, Mg Br, सॉरी। ठीक है, यहाँ लगेगा Mg Br। ठीक है, और नीचे हमारा क्या आया है, नीचे हमारा आ गया है CH और CH3 जो है वो दो लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कंडीशन है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर करके Br को लगा देता हूँ। ये हमारे पास है Mg Br। ठीक है,
अच्छा, अगेन अब हम इसकी क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो अगेन ये हमारे पास एच ओ एच से मतलब वाटर से रिएक्शन होगा। ये O के साथ H अटैच होगा और OH Mg के साथ अटैच होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, ये हो गया CH3, फिर C, ये हो गया OH। अच्छा, यहाँ हमारा है CH3, नीचे CH, और जो दो इसके साथ दो CH3 लगे हुए हैं वो वैसे ही है। और जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, HOMgBr। ठीक है, अब अगर आप ये देखें, ये हमारा क्या बना है, ये हमारा एक किस्म का थर्ड डिग्री अल्कोहल बना है, बेसिकली अल्कोहल बना है। जब भी कीटोन से रिएक्शन होता है तो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में सेम आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन इथेनॉल से। इथेनॉल क्या है, एसिड एल्डिहाइड CH3, दो कार्बन चेन, मतलब कार्बन में दो कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा। सेम, पहले हम इसके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर जो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, ये कार्बन अगेन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम पे अटैक करेगा। तो हमारे पास जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा CH3C, सिंगल बॉन्ड OMgBr। यहाँ हमारा H लगा हुआ है, नीचे से क्या आके लगा CH, और इसके साथ दो CH3 लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, मतलब इसका HOH वाटर से रिएक्शन होगा। अगेन ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और OH इस मैग्नीशियम से। तो हमारे पास बनेगा CH3COH, यहाँ H लगेगा, नीचे CH थ्री ट्वाइस, बाय प्रोडक्ट हमारी है HOMgBr। अब अगर आप देखें, ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट किससे, इसका क्या ताल्लुक है, ये देखें, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये हमारी सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। तो ये हमारा तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो गए। PRQ जो कि इसका और करके आता है बी पार्ट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये इस साल वैसे भी इम्पोर्टेंट है। शो द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, मतलब कार्बन चेन के साथ हमारे पास CN लगा होता है, इसको अल्काइल नाइट्राइल कहते हैं। एंड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रीयूजिंग द केमिकल इक्वेशन मेंशन नेसेसरी कंडीशन फॉर ईच रिएक्शन। अच्छा, इत्तेफाक से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका अभी हम इसी पार्ट में देख चुके हैं। जो पहला रिएक्शन था, मैं ये दोबारा आपको मेंशन दिखा देता हूँ, कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो ये प्रोसीजर अभी हम देख चुके हैं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अभी मैं फिलहाल डायरेक्ट आपको हाइड्रोलिसिस जो है अल्काइल नाइट्राइल की दिखा देता हूँ, तो हमारा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास है लेट सपोज नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल में हम CH3CN। ठीक है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो पहले स्टेप में ये कन्वर्ट होता है अमाइड में। तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, एक मिनट, यस। और फर्दर हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन सेम एसिडिक मीडियम से, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड OH, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है NH4Cl। क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम HCl यूज़ कर रहे हैं तो हमें NH4Cl मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा है CH3CH2CN। अगर मैं 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें मिलेगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगी वो NH4Cl है। अच्छा, अब इसकी कंडीशन क्या है? इस हमने नाइट्राइल को रिफ्लक्स करना होता है विद HCl। तो जब हम नाइट्राइल को रिफ्लक्स करते हैं विद HCl, तो हमारा नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन है। मैंने तो दो इक्वेशन लिख दी, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो आंसर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है? राइट अ मैकेनिज्म फॉर द गिवन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2, जिसको थायानाइल क्लोराइड भी कहते हैं, टू फॉर्म अ corresponding एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑलरेडी हमें इन्होंने इक्वेशन दिखाई हुई है कि इस इक्वेशन में ये एसिडिक एसिड SOCl2 पैराडिन की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है और हमारा असाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बन रहा है। हमने सिर्फ इसका मैकेनिज्म शो करना है। ठीक है, चलें हम इसका मैकेनिज्म शो करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, जो हमारा थायोनाइल क्लोराइड होता है, कंपेरेटिवली इसका जो ये सल्फर है, ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ पर इस सल्फर पे अटैक करती है, तो इससे ये सल्फर जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, ये शिफ्टिंग बहुत केयरफुली हमें करनी होती है, और इसमें से क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट होता है। ठीक है, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेप होगा हमारा। तो हम जब इसको कंप्लीट करेंगे, किस तरह से करेंगे? CH3। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? C, यहाँ O आएगा, O के साथ लगेगा मेरा S, उसके साथ डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ लगेगा Cl। ठीक है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड OH, यहाँ उस O पे डबल बॉन्ड होने की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। अच्छा, अब इसमें से क्या चीज रिमूव हुई है? इसमें से क्लोराइड आयन रिमूव हुआ है। तो ये हमने बहुत केयरफुली इस चीज को समझना है। ठीक है, अब यही क्लोराइड आयन क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, जो हमारी कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाली, ये बेसिकली थी, अब तो नहीं रही, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब हमारा एक किस्म का नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो जैसे ही ये करेगा, इस कार्बन ने तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? इस कार्बन ने तो ऑब्वियसली चार ही बॉन्ड बनाने हैं, तो ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये जो एरोज हम ड्रॉ करते हैं इसमें। CH3, यहाँ पर क्या आएगा? C, ये O आ गया, O के साथ S में कोई चेंज नहीं आया, डबल बॉन्ड OCl वैसे ही है। अब यहाँ OH हो गया। ठीक है, और नीचे क्या लग गया? Cl लग गया। मेरे ख्याल में ये चीज बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी हमारे पास, कि यहाँ पर इजीली हमारा Cl लगा है, और सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड है, मैं इस डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और जो प्लस चार्ज था वो एक किस्म का, क्योंकि नेगेटिव आया है आइन, तो इसने अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है? बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास से ये जो OH है, बेसिकली इस OH का जो ये, इसके बाद ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये Cl यहाँ से रिमूव होके H से अटैच होगा, और ये जो, अब देखें, अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर, अगर मैं गौर से आपको फोकस करवाऊं, जब ये डबल बॉन्ड बनेगा O के साथ, तो इस कार्बन ने तो चार ही बॉन्ड बनाने हैं, तो कार्बन यहाँ से बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इस तरफ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें, ये पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये पार्ट सेपरेट हो रहे हैं इसमें से। तो बेसिकली अगर मैं इसमें से
सी एच, जो पार्ट अलग हो रहे हैं, ये CH3 हो गया, ये C हो गया। अच्छा, ये जो O था, ये हो गया डबल बॉन्ड O, मतलब इसने जो डबल बॉन्ड बनाया और इसके साथ Cl आ गया। अब पार्ट कौन कौन सा अलग हुआ है, अगर आप गौर से देखें, मैंने इसको वैसे ही ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, ये बनता है SO2। और ये पार्ट जो अलग हुआ है, ये कौन सा पार्ट हुआ है, HCl। तो ये इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट हासिल हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया, ये इसके लास्ट पार्ट का। थैंक यू, होप आपको ये समझ में आया होगा।